बीएससी के सीट नंबर 134 के डिस्कशन में आप लोगों को स्वागत है। ये क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रही है। तो अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, देखो तुम लोग भी देख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ फोकस पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन असत्य पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। यानी कि इसमें से तीन के स्टेटमेंट सही होंगे और एक स्टेटमेंट गलत होंगे। ऑप्शन वाइट, नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, ठीक है, सही है। और ये व्यवस्था कैसी थी? ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, ठीक है। सड़कें समकोण बना रही थी, नाली ढकी हुई थी। व्यापार और वाणिज्य का उन्नत दशा था, ये भी सही है क्योंकि फारस की मुद्राएं मिली है लोथल से, यानी कहीं इनकी मुद्रा है और इसका व्यापार होता था मेसोपोटामिया से। मातृ देवी पर क्रिएशन का भी पूजा होती थी, मातृ देवी की मिली है मूर्ति, टेराकोटा मिला है। लोहे, ध्यान रखना कि लोहा जो है वैदिक काल से है, तो इस काल में था कि तांबा कांसा से जुड़ा हुआ था, कांस्य कहा जाता था। और भी थे, सोना चांदी ये सब का भी मिला है, लेकिन लोहा का कुछ भी अभी तक नहीं मिला था, यानी कि लोहा नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा? डी। आंसर क्या होगा? जो असत्य है। क्या जी? सिंधु सभ्यता अभी तो मान लो कि देखो त्रिकोणीय है, जैसे त्रिकोणाकार है। पाकिस्तान से लेकर मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, और फिर महाराष्ट्र तक क्या हुआ कि लोथल होते हुए सुरकोटा तक। तो ऑलमोस्ट क्या है कि उत्तर भारत में हर जगह है। बिहार में नहीं है। बिहार में क्या है कि हड़प्पा के कोई स्थल नहीं मिले हैं, लेकिन कांस्य युगीन स्थल मिले हैं, ताम्रकालीन स्थल मिले हैं, चिरांद है, चेचर है, समय मिले हैं। राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रहते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक है राज्यपाल और दूसरे हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी दोनों क्या है कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत है, यानी कि जब तक इच्छा हो तब तक रह सकते हैं। इनका टेन्योर फिक्स नहीं है। तो सामान्यतः 5 साल का राज्यपाल का टेन्योर होता है, लेकिन कोई फिक्सेशन नहीं, जब मन होगा उसको हटा सकते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा में पाए गए मोहरों टेराकोटा में गाय का नहीं मिला है? हाथी, बाघ, गेंडा का मिला है, लेकिन गाय का नहीं मिला है। आंसर क्या हो जाएगा? गाय। टेराकोटा मतलब कि मिट्टी को पकाकर बनाया गया आकृति। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करती है, विश्व बैंक जारी करती है। ध्यान रखना कि भारत को इस बार के रिपोर्ट में रखा गया उभरती हुई, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में। विश्व बैंक जारी करता है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी मुख्यालय। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक की एक संस्था जो एशियाई सेक्शन के लिए काम करती है। WTO, ध्यान रखना कि 1995 में निर्माण हुआ था। मुख्यालय है इसका पेरिस नहीं यार, जेनेवा। क्या है? जेनेवा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1976 से काम कर रहा है, यानी कि दावोस में इसका बैठक होती है हर साल। तो आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक हो जाएगा आंसर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। ध्यान रखना कि ये प्रथम मुस्लिम शासिका है विश्व की जो पहले शासन संभाली थी। तो क्वेश्चन शुरुआत में तो आसान क्वेश्चन है, उसके बाद थोड़ा सा इकोनॉमिक सेक्शन भारी है। भारतीय इतिहास में बाजार नियम पद्धति अलाउद्दीन खिलजी लाया है, जिसमें कि मूल रूप से क्या था कि जो बिचौलिए हैं, बिचौलिए जो थे या जो दाम बढ़ाकर लिखते थे उनको कंट्रोल करने की बात चली थी, जिससे क्या कि उस पैसा को यूज किया सके सैन्य संगठन के लिए। बाजार नियम लाया अलाउद्दीन
खिलजी ने। तो एक क्वेश्चन बनता कि सबसे ज्यादा टैक्स छूट किसे दिया था, यानी कि सबसे ज्यादा कर की क्वेश्चन बोलता है कि 48 प्रकार कर की छूट दी गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने कर की छूट दी गई थी। मोहम्मद तुगलक राजधानी परिवर्तन सबसे पॉपुलर था। सांकेतिक मुद्रा, ऐसा क्या अलाउद्दीन। द्वितीय ताजमहल कहलाता है रबिया उद दुरानी, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा ध्यान रखना कि ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहां, महाराष्ट्र। बीबी का मकबरा है ये द्वितीय, इसका जो कंस्ट्रक्शन बना है वो पूरी तरह से बना है जो कि ताजमहल के जैसा ही बना हुआ है। ठीक है, तो रबिया उद दुरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, और बनवाया किसने है, औरंगजेब ने। औरंगजेब से दो ही वास्तुकला आता है, एक है बीबी का मकबरा और एक है मोती मस्जिद दिल्ली का। तो अपनी मां के, जैसे मुमताज के लिए मकबरा कौन है, ताजमहल है। शाहजहां ने बनवाया था, मुमताज से बनाया था ताजमहल। तो इसी के उसके बीवी अपने पत्नी के मरने के बाद उसके रबिया उद दुरानी के लिए बनाया गया था औरंगाबाद में। फ्रांस ने अपना सबसे पहला कारखाना 1668 में सूरत में। तो अब देखते बाकी को, अंग्रेज ने सबसे पहला कारखाना सूरत, डच मसूलीपट्टनम, पुर्तगाली कोचीन, कालीकट यानी गोवा मान चलो। ठीक है, नहीं फ्रांसीसी सबसे बाद में आए, सबसे बाद में आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके व्यापारिक क्रम पूछे, देखो व्यापारिक क्रम पूछता है पुर्तगाली सबसे पहले, उसके बाद आएंगे डच, उसके बाद आएंगे अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद क्या होगा, फ्रांसीसी। लेकिन अगर कंपनी क्रम पूछे, कंपनी निर्माण क्रम पूछे, पहले पुर्तगाली, दूसरे क्या होंगे कि ब्रिटिश होंगे, तीसरे क्या होंगे कि डच होंगे। तो वहां थोड़ा अंतर जाता है, व्यापार में अलग है और इसमें अलग है। तो सिराजुद्दौला यानी कि पलासी की युद्ध, पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिससे सिराजुद्दौला हार गया था। यानी कि ये युद्ध पहली बार ऐसा युद्ध था जिसमें कि किसी भारतीय राजाओं को हराया गया। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश को यह लगा कि हम भारत में शासन कर सकते हैं, लेकिन निर्णायक युद्ध कहा जाता है 1764 का, जो मुनरो ने किया था। ठीक है, बक्सर युद्ध, बक्सर युद्ध में क्या है, 3 बड़ी सेना को एक साथ हराया था। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय, बजट व्यवस्था, इनकम टैक्स सब कुछ इसी ने लाया था। लोबान स्टिंगस तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, इसी समय सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ था, रेवोल्यूशनरी एक्ट आया था। कार्नवालिस, कार्नवालिस ध्यान रखना कि सिविल सेवा का जनक है, सिविल सेवा का जनक रहा है। स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस से। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। ठीक है, इसे मैसूर का सुल्तान था, मैसूर का सुल्तान था। आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया 1799 में। इसके बाद इसको मिला लिया गया सहायक संधि के द्वारा। और क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसे माना, टीपू सुल्तान को सबसे बड़ा दुश्मन। सती प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी 1829 ईस्वी में बंगाल में हुआ है, 1830 में क्या हुआ, पूरे भारत लागू किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, 1829 में। ठगी प्रथा का उन्मूलन में विलियम बेंटिक साथ कर्नल सलीमौन भी जुड़े हुए थे। कभी कार विलियम बेंटिक ऑप्शन ना रहे और ठगी में पूछे तो कर्नल सलीमौन भी हो जाएगा, क्योंकि उसने दिल्ली के आसपास जितना ठगी होता था उसको सौंप किया था। आंसर क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
डलहौजी ने भारत में रेलवे व्यवस्था लाया, डाक तार, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड, ऑकलैंड के समय शायद अफगानिस्तान युद्ध से जुड़ा हुआ था कुछ। लेकोलिथ, देखो लावा के जब ठंडा होता है लावा तो ऊपरी भाग में तलचट्टी के रूप में जमा हो जाता है, उसे कहते हैं लेकोलिथ कहते हैं। हाँ नहीं, ज्वालामुखी से जो लावा होता निकलता है, वो लावा क्या होता है जब जमा हो जाता है तब जो चट्टान ही है, वही है कि बेकोलिथ है, लेकोलिथ है, डाइक है, सिस्ट है, सब चट्टान के प्रकार है। देखो बन कैसे रहे हैं, लावा से बन रहे हैं, क्योंकि आग्नेय चट्टान के प्रकार है तो लावा से बन रहे हैं। लावा कहां से निकलती है, ज्वालामुखी, इससे क्या होगा, ज्वालामुखी। डाइक है, डाइक जो लंबत रहता है डाइक हो जाता है, निचले वर्ग में बेकोलिथ हो जाता है, निचले स्तर पर बेकोलिथ हो जाता है, ठीक है। स्ट्रोम्बली, सिसिली में, सिसिली यानी कि इटली, सिसिली इटली में पाया जाता है, एक जागृत ज्वालामुखी है, अभी 2019 में भी ये जागा था, ठीक है। सिसिली इटली में, इटली में एक, हाँ सिसिली जगह का नाम है जो एक, तो स्ट्रोम्बली क्या है कि जागृत ज्वालामुखी है, ठीक है। तो अब जागृत सबसे बड़ा जागृत ज्वालामुखी, यानी सबसे ज्यादा जागा हुआ माउंट किलायू, माउंट किलायू। छतफल में सबसे बड़ा, यानी इसका छतफल सबसे बड़ा हो, वो क्या है, मोना लोआ, मोना लोआ। सबसे ऊंची जागृत ज्वालामुखी माउंट कोटोपॉक्सी, सबसे ऊंची माउंट कोटोपॉक्सी। तो जागृत ज्वालामुखी में माउंट कोटोपॉक्सी सबसे ऊंची, सबसे ज्यादा जागृत किलायू, सबसे बड़ा ज्वालामुखी जागृत ज्वालामुखी है मोना लोआ, मोना लोआ। रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, जितने भी नवीन पर्वत है इसमें जोड़ लीजिए कि हिमालय भी, जितने भी नवीन पर्वत हैं जो नए हैं जो ऊंचे हैं, वो जितने भी ऊंचे पर्वत हैं सब क्या है, बलित है, मोरदार है, जहां क्या होता है कि दो टकरा रहे हैं और ये ऊपरी भाग का निर्माण होते जा रहा है, इनमें संभावना कि और भी ऊंची हो सकती है। तो हिमालय, रॉकी, एटलस, अल्पस, एंडीज, जितना भी है सब क्या है कि बलित पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत यानी कि वैसा पर्वत जिसमें कि पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया नहीं हुई हो, यानी उधर उधर से रेत जमा होकर बन गया हो, जैसे कि अरावली। जैसे कि अरावली क्या है कि रेत से बन गया, उसमें पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया नहीं हुई है, चट्टानों से बन गया। ब्लॉक पर्वत, जब क्या दो चट्टान एक दूसरे खिंच जाते तब बीच में क्या होता है कि दो खिंच गए, नीचे धंस गया और ऊपर में बन गए, तो उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत सतपुरा है, सतपुरा क्या है कि ब्लॉक पर्वत है, सतपुरा ब्लॉक पर्वत। अवशिष्ट अरावली हो जाएगा, ठीक है, नीलगिरी भी कहा जाता है अवशिष्ट में, ठीक है। और हिमालय, बाकी नए जितने पर्वत हैं बलित पर्वत है। वायुमुखता गर्म होता है, या सूर्य से लघु तरंग के रूप में, तरंग के रूप में उष्मा आती है पृथ्वी पर, और यहां से दीर्घ तरंग के रूप में उष्मा लौटती है। इस लौटने की प्रक्रिया में जितना भी यहाँ क्या ग्रीन हाउस गैस है, गैसों का है, जलवाष्प है, धूलकण कुछ उष्मा को रोक देती है, जो पृथ्वी से लौटने वाली उष्मा को रोक लेती है, वही क्या होती है, इससे क्या पृथ्वी गर्म होता है। क्या होता है, पृथ्वी के विकिरण। अब विकिरण में क्या होगा, दीर्घ तरंग विकिरण, शॉर्ट में होता है ये दीर्घ। सबसे निचला परत क्षोभ मंडल है। आप ध्यान किया कि सबसे निचला परत क्या है, क्षोभ मंडल है, जो क्या है कि ध्रुव के, जहां ध्रुव है वो क्या है, थोड़ा सा सिमटा हुआ है, 8 किलोमीटर के अंदर है, और जहां विषुवत रेखा है वहां गर्मी के कारण से हवा का विसरण हुआ है, ऊपरी उस तरह से बढ़ा हुआ है। उसके बाद समताप मंडल, इसमें ओजोन लेयर पाए जाते हैं, ओजोन लेयर पाए जाते हैं, इस तरह से अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है, और नीचे क्या होता है, हवाई जहाज वगैरह उड़ पाते हैं,
ठीक है। तो हवाई जहाज कहां उड़ते हैं? समता मंडल में। मध्य मंडल में -108 डिग्री सी टेम्परेचर होता है, जिसका से सूर्य पृथ्वी की तरफ जो भी उल्काएं आती है वो उल्का पिंड बन जाती है, वो बुझ जाती है, क्योंकि इतना कम टेम्परेचर होता है मध्य मंडल। आयन मंडल में रेडियो वेव्स पाए जाते हैं, जिसको कि 4 लेयर में बांटा गया है, DEFG में 4 लेयर में बांटा गया, शॉर्ट वेव और मेगा वेव्स में बांटा गया है, जो आप रेडियो में देखते हैं। और ऊपर में क्या है? बाह्य मंडल है, सबसे ऊपरी मंडल। निचली मंडल क्या होगा? क्षोभ, और बाह्य मंडल क्या होगा? सबसे ऊपरी मंडल। मानसून, मानसून एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब होता है कि हवाओं का बदलना, हवाओं का रुख बदलना। तो 6 महीना उत्तर की ओर, 6 महीना दक्षिण की ओर, ठीक है। जानना कि अगर किसी दिन पहला क्वेश्चन आएगा तो हम डेट बताएंगे कैसे मानसून होगा। मेन है कि सूर्य के उत्तरायण होने से या दक्षिणायन होने से कि पृथ्वी के जिस भाग में टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर लो हो जाता है। उस प्रेशर लो होने का से हवाओं क्या होता है? विचलन हो जाता है ऊपर की ओर। तो हाई प्रेशर से तेजी से आती है लो प्रेशर की हवा, और ये मानसून का घटना होता है, ठीक है। हवाओं का रुख बदलना। स्थल रुद्ध देश नहीं है। पाकिस्तान स्थल रुद्ध देश उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ स्थल रहे, पानी का अंश नहीं रहे। और पाकिस्तान नीचे में अरब सागर है। पाकिस्तान नीचे में एक तरफ क्या, कराची वगैरह क्या है? अरब सागर में क्या? पाकिस्तान, मंगोलिया, लाओस, भूटान, अफगानिस्तान, कुल 12 देश एशिया में। पूरा 43 देश है क्या? पूरा पृथ्वी पर 47 देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, नहीं स्थल घिरा हुआ, स्थल घिरा हुआ, चारों तरफ से स्थल। जैसे नेपाल, नेपाल क्या है? चारों तरफ से स्थल घिरा हुआ है। भूटान भी चारों तरफ स्थल घिरा हुआ है। तो ये पाकिस्तान क्या है? ये नीचे क्या है कि अरब सागर, क्या जी? 47 देश हैं कुल टोटल। सबसे बड़ा कजाकिस्तान, सबसे बड़ा कजाकिस्तान, उसका मंगोलिया है। सबसे छोटा वेटिकन, वेटिकन सिटी रोम के अंदर है, सबसे छोटा है। सबसे ज्यादा जो स्थलरूप देश है अफ्रीका में, तो ज्यादा स्थलरूप देश अफ्रीका में 19 के आसपास है। उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान क्या कहलाता है? प्रेयरी। प्रेयरी नहीं है, अगर जो नहीं है तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। सवाना अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। बेल दक्षिण अफ्रीका। स्टेपी यूक्रेन, रूस। सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है स्टेपी में, ठीक है। जो चरनोजेम मिट्टी स्टेपी पाई जाती है। वेनेजुएला में हो जाता है कि क्या जी? लानूस। सोसाइटी की स्थापना 1875, मैडम अल्कॉट और मैडम ब्लाडवास्की। ये क्या था? न्यूयॉर्क में हुआ था। और 1882 में भारत, अडियान में भारत में हुआ था। तो स्थापना पूछा है, पहला स्थापना, और ऑप्शन न्यूयॉर्क है भी। आंसर क्या हुआ? न्यूयॉर्क हो गए। अगर पूछे भारत में, भारत 1882 में अडियार, अडियार यानी मद्रास, ठीक है। नहीं, न्यूयॉर्क में 1875 में क्या? अडियार 1882 में। एक्चुअली देखो क्वेश्चन बनाने में इसमें होता है कंफ्यूजन। अगर ऑप्शन ए में आ जाता अडियार ना, लोग न्यूयॉर्क तक जाते ही नहीं है, वो देखते क्वेश्चन नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग जब एग्जामिनेशन दीजिएगा तो पहले क्वेश्चन कीजिएगा, बूंद बूंद या टिक टिक मार लीजिए, फिर रखते वक्त एक बार फिर क्वेश्चन पढ़िए। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपको लगता है समय 2 घंटा, 2 घंटा नहीं तो 2 घंटा 10 मिनट का आसपास हो जाता है। वो 15 मिनट मिलता है वो लिखने के लिए, ये मैं सूचित करता हूं जो हो, उसमें टाइम नहीं लगता है, तुरंत लिखा जाता है। तो कोई किया कि जीएस पहले खुद बना लीजिए, जीएस खुद बना लीजिए, फिर इसको रंग लीजिए, फिर आइए मैथ पर, रीजनिंग पर। क्योंकि मैथ रीजनिंग में कहीं अगर 1-2 क्वेश्चन में फंस जाइएगा तो फिर क्या, वो रुक गया, दिमाग ब्लॉक होते जाता है कि, और लगता कि अरे हम तो यहां तक पहुंच रहे हैं, ये बन क्यों नहीं रहा है, वहां संभावना दिख रहा है सही होने का। और जीएस में क्या है कि नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, कोई संभावना नहीं है, तो उसमें लगता रहता कि यार इस थ्योरी से बनाएंगे या इस तरफ से बनाएंगे तो हो सकता है बन जाए, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है।
एक्रोन, एक्रोन टायर बनता है, क्या हुआ? यूएसए। ठीक। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, या तो सिंग आकार का, अगर आप अफ्रीका का मैप देखिएगा, अफ्रीका का मैप देखिएगा तो सिंग, इधर क्या है, सिंग आकार का है, इसे ही क्या था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। तो सोमालिया, जिबूती, केनिया, इथोपिया, इरिट्रिया, एक कौन है, इरिट्रिया, यानी केनिया नहीं है, तो इनसे क्या होगा, केनिया, इनसे क्या होगा, केनिया। चार देश है जो क्या है कि सोमालियन आइलैंड में है, सोमालियन आइलैंड, सोमालियन पेनिनसुला में है, इस तरफ है, जो हॉर्न अफ्रीका कंट्री में से आते हैं। एमुंडसन ने 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर, और रॉबर्ट पियरी ने 1909 में उत्तरी ध्रुव पर। तो एमुंडसन 1911 में दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका, और उत्तरी ध्रुव पर कौन गए थे, रॉबर्ट पियरी 1909 में। जलदार प्रशांत महासागर की नहीं है, अलास्का, एलिनो, एलिनो जानते हैं दक्षिण प्रशांत महासागर की है, पेरू तट पर बहती है। हर 3-4 साल पर एलिनो क्या होती है कि बन जाती है, जिस कारण से मानसून क्या होता है, भारत से मानसून क्या होता है, विभक्त हो जाता है। वे केनारी भी, केनारी कहां से जलधारा है, ठीक है केनारी, लेकिन बेंगुला, बेंगुला क्या है, दक्षिणी अटलांटिक, ऐसा क्या, बेंगुला। देखिए याद रखना कि केनारी जो जलधारा है, ये भी गलती आंसर बन गया है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के है। हाँ, केनारी निकलता उत्तरी अटलांटिक महासागर से, यहां 2 आंसर बन जाते हैं, ठीक है। न्यू फाउंड लैंड, तो न्यू फाउंड लैंड में जलधारा मिलती है, यानी कि एक गर्म एक ठंडी। गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म है। लेब्राडोर क्या है, ठंडी है, लेब्राडोर ठंडी है। तो क्या ये दोनों मिलती है, तो क्या होगा आंसर। और ये जब ग्रांड बैंक, आप डॉगर बैंक के नाम सुनते हो, ये ठंडी और गर्म जगह मिलने से मछली का बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है। वायुमंडल कार्बन की मात्रा 0.03, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, नाइट्रोजन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर ऑर्गन, फिर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड। डोल्ड्रम पेटिकिन, देखो अगर 5 मिनट उत्तर तथा 5 मिनट 5 डिग्री दक्षिण देता तो बेहतर आंसर ये हो जाता, लेकिन दिया हुआ नहीं तो आंसर क्या होगा, 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण। डोल्ड्रम शांत पेटी कहलाता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि इतना वायु का आहरण होते रहता है, जिस कारण से कोई भी वायुमंडलीय घटना घटनी, गर्म क्षेत्र होता है ना, वायु गर्म होता है ऊपर जाता है, फिर गर्म होता है ऊपर जाता है, शांत पेटी कहलाता है। डोल्ड्रम मतलब शांत पेटी। लेकिन बेहतर आंसर कब होगा, 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण, लेकिन अगर ऑप्शन में है 10 डिग्री उत्तर दक्षिण तो आंसर बन जाता है। स्थलीय समीर, जो स्थल से समुद्र की ओर जाती है, ये कब जाएगी, देखो देखते हैं दिन में क्या होता है, ये स्थल है और ये क्या है, समुद्र है। दिन में यहां टेम्परेचर ज्यादा रहता है, प्रेशर लो, यहां क्या होता है टेम्परेचर, इसके अपेक्षा टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर हाई, तो यहां स्थल, दिन में क्या होता है स्थल कम, और रात में टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा। और यहां क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा गर्म रहता है, पानी गर्म होता है रात में, प्रेशर यहां से क्या होता है, ठीक। ब्लैक रोलर एक गर्म धूल भरी हवा है, नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, नहीं आंसर ठीक कीजिएगा।
अस्वच्छांश 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन जो अस्वच्छांश मूल रूप से कहा जाता है वो कहा जाता है साउथ सेक्शन को। क्या है? साउथ सेक्शन को। साउथ सेक्शन को क्या होता है, वहां क्या होता है कि कहीं ना कहीं हवा विषुवत रेखा पटल की ओर चल जाती है, फिर ध्रुवीय पटल की ओर। बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। ठीक है, तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश उपोष्ण उच्च दाब के आसपास क्या होता है कि हवा जो होती है वो उपध्रुवीय क्षेत्र में चली जाती है और नीचे वाली हवा जो होती है विषुवत रेखा क्षेत्र में आ जाती है। इस दोनों क्षेत्र में चल जाने के कारण से इसको थोड़ा और स्पष्ट कर लेते हैं। विषुवतीय रेखा पेटी। ठीक है, ये टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्या होता है? निम्न दाब होता है। यहाँ क्या होता है? निम्न दाब। ये होता है 10 डिग्री से लेकर 30 से 35 डिग्री। इसे कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी। 60 से 66.5 डिग्री ये होता है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। और ऊपर क्या होता है कि ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो हवा क्या होता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। और क्रोडिल सवाल कहां से? तो हवा मूल रूप से यही चलता है, दिखता हवा दिखता है। तो उपोष्ण उच्च दाब के आसपास क्या होता है कि हवाएं क्या होती है नीचे की ओर आ जाती है और कुछ हवा ऊपर की ओर आती है। इस जगह पर क्या होता है कि दबाव, हवा का दबाव ही नहीं रहता है। हवा का दबाव नहीं रहने के कारण से क्या होता है कि कोई भी चीज का मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो वहां से जो नाव लेकर जाते थे घोड़े, नाव पर घोड़े लेकर जाते थे, वहां रुक जाता था। घोड़े उठाकर फेंक देते थे नाविक। तब कुछ देर चलने के बाद क्या होता है, अपने आप क्या हुआ कि जहां आगे बढ़े या नीचे आए हवा का को मूव करना उन लोग लगता कि घोड़े के भारीपन का नाविक को लगता था कि यहां नहीं नाव चल रही है। इस कारण से क्या होता था कि घोड़े को बाहर फेंकते रहते थे। इसे नाम दिया उसने अश्व अच्छांश। कहा? उपोष्ण उच्च दाब पेटी 30 से 35 डिग्री साउथ, 30 से 35 डिग्री साउथ। ठीक है, या नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और किस प्रधानमंत्री परिवार विश्वास पत्र हटाया गया था? विश्वास मतलब कि अविश्वास था मान लीजिए। तो यहाँ की विश्वास प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1978। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी से ठीक है। नहीं, अविश्वास से पहली बार मोरारजी देसाई, उन पर 2 बार लाया गया था। तो सब इसके क्वेश्चन है। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव नहीं, सबसे पहला अविश्वास पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था लेकिन पारित नहीं होता। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी 15 बार लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ। पारित कब हुआ है? मोरारजी देसाई 1970। ठीक है, ओ सॉरी, इसे विश्वास प्रस्ताव से विश्वनाथ प्रताप सिंह। अविश्वास प्रस्ताव से क्या हुआ? मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी। और विश्वास प्रस्ताव से मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी। और विश्वास प्रस्ताव से विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, जानना कि दोनों जो है जब भी लाया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में जानना। ठीक है, जो दोनों लाया जाएगा तो जब भी लाया जाएगा तो लोकसभा में। तो जब सत्ता पक्ष लाए तो उसे कहते हैं विश्वास प्रस्ताव और जब विपक्ष लाए कहलाएगा अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, हाँ हट गया, पारित नहीं हुआ, हट गया। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी भी, तो एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने
नीलम सजीबा राज्य महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी। 148 में सीएजी, 214 में उच्च न्यायालय। अंतर्राज्यीय परिषद 263, 280 में वित्त आयोग, 324 में निर्वाचन आयोग और 124 में उच्चतम न्यायालय। एनएनपी देखो, जब भी हो एनएनपी है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से साल भर में जो उसकी क्षमताओं में कमी हुई है वो होता है एनएनपी। यही एनएनपी अगर फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जाए इसे कहते हैं नेशनल इनकम। जीएनपी माइनस मूल्यह्रास इक्वल टू एनएनपी, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास एनडीपी, क्या होगा? एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आंसर क्या जाएगा? 15 के भी साथ में 8, 8 गुने 8, 64। क्रेडिट की देखो 22 गज का होता है लेकिन मीटर में देखा जाता है 20.12 मीटर। दोनों सही है, ए बी और डी। यूरो कप, यूरोपियन यूनियन में जो फुटबॉल कप होता है, फुटबॉल से यूरो कप फुटबॉल। विजयनगर, भद्रा, ठीक है बात है। फर्मे जो भुगतान बाहर वालों थर्ड पार्टी को, चाहे रेंट के रूप में, चाहे कच्चा माल के रूप में, किराया के रूप में, मजदूरी के रूप में भुगतान करती है, उसे कहते हैं स्पष्ट लागत, स्पष्ट लागत। अंतर्निहित लागत होता है कि जब फर्म में अपना ही कुछ बन रहा हो और उसी का प्रयोग में लाई जा रहा हो, उसे कहते हैं अंतर्निहित लागत। मान लो कि किसी का खुद का ही जमीन है और इसी बिल्डिंग में क्या कुछ और चालू किया जाए, अपने ही बिल्डिंग में कोचिंग चालू किया जाए, तो क्या होता है? वो क्या होता है कि उसको खर्चा एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ रहा है, वो अंतर्निहित लागत। वास्तविक लागत होता है कि आर्थिक लागत प्लस शारीरिक कष्ट। यानी कि मान लीजिए कि जो पैसा आर्थिक लागत जो पैसा खर्च हुआ है, उसके बाद क्या होगा? उसको हम खुद बना रहे हैं तो अपना मजदूरी भी उसमें जोड़ लेते, तो क्या कहलाता है? वास्तविक लागत। प्रश्न पूछता है कि आर्थिक लागत से वास्तविक लागत क्या होता है? ज्यादा होता है। आर्थिक लागत से वास्तविक लागत ज्यादा होता है। नहीं, मान लो कि मेरा यहां क्या काम है, मैं तो आर्थिक लागत नहीं लगाया, मेरा क्या शारीरिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, तो वास्तविक लागत हर वक्त क्या होता है? दबाव। यदि किसी वस्तु की मांग स्थिर रहने में पूर्ति में वृद्धि हो जाए, यानी कि मांग स्टेबल है और सप्लाई क्या हुआ है? बढ़ गया है, यानी कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। कहने का मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होगा? सप्लाई ज्यादा हो गया है, इसका अर्थ है कि अब कीमत क्या होगी? घट जाएगी। जैसे मान लो कि गोभी, अभी गोभी की मार्केट है, अभी जितना मांग से उससे ज्यादा गोभी उत्पादन हो रहा है, तो क्या गोभी का दाम कम जाएगा। लेकिन क्या होगा कि अभी सोचो कि अगस्त में, सितंबर अगस्त सितंबर में मांग ज्यादा थी लेकिन पूर्ति कम हो रही, तो इसका दाम बढ़ा हुआ है, इससे क्या होगा? कीमत क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, कीमत घट जाएगी। स्फीति मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़, पहले ज्यादा कीमत पर पेमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि स्फीति में क्या महंगाई, अब इस पेन का दाम 10 के बदले 15 रुपया होगा, 5 रुपया क्या हो रहा है? ज्यादा मार्केट में मुद्रा की पूर्ति, लेकिन मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। एक क्वेश्चन था मुद्रा का मूल्य क्या होगा? घट जाएगा। पूर्ति बढ़ जाएगी लेकिन मूल्य घट जाएगा। अनुप्रस्थ मांग, अनुप्रस्थ क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मांग। मान तक ये कहां दिया हुआ है यार, कहां पढ़ रही हो, कहां दिया है मूल्य? अनुप्रस्थ मांग यानी कि हॉरिजॉन्टल मांग की डिमांड कर्व जो है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है,
ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल कब होता है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन मांग में परिवर्तन हो गया है। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे मान शादी, अभी शादी का मौसम है, सोने चांदी ज्वेलरी, कीमत तो वही है लेकिन क्या मांग बढ़ गया। मान पहले कीमत, मान लो प्राइस, प्राइस पर क्या होता है कि वस्तु बिक गई, अब क्या रहा है प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, सॉरी प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन क्या हुआ मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही नहीं, प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है लेकिन मांग परिवर्तन नहीं हो रहा है। जिसको गलती है सुनो में, जैसे दवा, नमक, घट जाए या बढ़ जाए उतना ही खाते हैं जितना खाएंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल मांग होता है। हॉरिजॉन्टल मांग क्या होता है, तो ये वर्टिकल हो गया, सॉरी गलती से मेरे से, ये क्या वर्टिकल हो गया, क्षैतिज हो गया। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि एक ही कीमत पर क्या हुआ, डिमांड कर्व बढ़ते रहता है, डिमांड बढ़ते रहता है। ठीक है, समझ वस्तुओं की मांग और कीमतों पर, उसी वस्तु की मांग और कीमत पर बढ़ते रहता है। तो आपके घर में कुछ ज्यादा लोग आ गए हैं, कीमत तो बढ़ी नहीं लेकिन मांग इस बार बढ़ा दी आप, जैसे आपके गेस्ट आ गए, 10 लोग गेस्ट आ गए, चावल उतना ही दाम है लेकिन क्या मांग आपका बढ़। परिवर्ती अनुपात के नियम, पहली अवस्था सकारात्मक होती है, दूसरी अवस्था क्या होती है स्थिर रहती है, और तीसरी अवस्था क्या होती है नकारात्मक हो जाती है। तो पहली अवस्था सकारात्मक होती है, दूसरी अवस्था स्थिर और तीसरी अवस्था नकारात्मक। समझिए इस चीज को, एक होता है स्थिर लागत, एक होता है परिवर्ती लागत। लागत कैसे बनता है, स्थिर लागत यानी जो एक बार पैसा लगा दिए, जैसे आपने रूम में शिफ्ट किया, रूम में शिफ्ट किया, गैस सिलेंडर, बर्तन उर्तन एक बार ले लिए, उसको 2 साल तक तो कुछ उस पर खर्च नहीं हो रहा है, बाकी क्या खर्च हो रहा है, जो कच्चा सामान खर्च हो रहा है, जो ला रहे हैं। तो ऐसे ही कोई फर्म में क्या होता है, जो क्या होता है कि मजदूर और कच्चे माल परिवर्ती होते हैं, बाकी भूमि पूंजी पे क्या होता है स्थिर होता है। तो एक समय के बाद क्या होता है कि आपका गैस चूल्हा खराब हो गया, अगर बर्तन टूट गया, तो फिर क्या होता है दोनों की लागत बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है तो क्या होता है लाभ कम जाता है। पहला क्या हुआ सकारात्मक, दूसरा स्थिर, और तीसरा अवस्था क्या होता है नकारात्मक। ठीक है, कीमत के समय मांग के लोच, देखो यहां एक शब्द जुड़ा हुआ है छोटा हुआ, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुसार मांग में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे मान बहुत से लोच होते हैं, जैसे मान लो कि अगर इसको साइलेंट भी किया जाता है, नहीं पता है साइलेंट कैसे किया जाता है। तो ये जैसे मान लो कि नॉर्मल चीज बोलते हैं कि जैसे कि आपके लिए ही बात करते हैं कि ऐसे बहुत सी वस्तु होती है जिससे कीमत परिवर्तन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कि नमक में कीमत परिवर्तन हो जाएगा, मांग में कोई फर्क पड़ेगा, मांग उतना ही रहेगा। लेकिन सोचो कि सेब का दाम कम जाए तो हम लोग कुछ ज्यादा खरीद लेंगे। तो बहुत सी वस्तु ऐसी होती है जिसमें कीमत परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता है मांग पर, लेकिन बहुत सी वस्तु जिसमें कीमत के परिवर्तन से मांग पर फर्क पड़ता है। तो बहुत ऐसी वस्तु है आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे अभी सोना का दाम बढ़ जाए, सोना का दाम घट जाए, तो आप स्टूडेंट हैं, घट ही जाए तो क्या कर लीजिएगा, नहीं, तो उससे कोई मतलब मेरा नहीं है। तो क्या वाकई कीमत परिवर्तन के अनुरूप मांग में क्या परिवर्तन होता है, ये क्या होता है मांग की कीमत के संदर्भ मांग की लोच, कीमत के संदर्भ में मांग की लोच। द्वितीय संगति के अध्यक्ष सवा कामी, महाकस्तक पहले के तीसरे के चौथे के, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र किसने बनाया था, धर्मपाल ने। राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग। अमोघ वर्ष के बारे में जान लीजिए कि एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि बौद्ध धर्म का अंतिम संरक्षक था अमोघ वर्ष। उसके बाद जो राजाओं के ने किस धर्म का संरक्षण किया था, शैव धर्म का। विष्णु की मूर्ति तुड़वा दिया उसने, फेंक दिया था समुद्र में जाकर विष्णु की मूर्ति। कुलतुंग द्वितीय वगैरह विष्णु की मूर्तियां उठाकर समुद्र में फेंकवा दिया, सिर्फ शिव की मूर्ति ही रखा उसने। 3 मुख वाले एलिफेंटा में, कहा एलिफेंटा, महाराष्ट्र में, एलिफेंटा में। ठीक, साइंस होगा। चलिए
तो आज कौन सा सेट है आपका? 134 नंबर सेट। ये सवाल पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ना। इसमें लोग क्या होते हैं, उलझ के रह जाते हैं। हाँ, अब है कितना सिंपल है, लगता तो है कि बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन क्या नहीं हो पाता, इसका समीकरण ही सेट नहीं हो पाता है। अब पढ़िए सवाल को और समझिए कि एक कक्षा में कुछ बेंच है, कुछ बेंच हैं। यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे तो एक और बेंच की आवश्यकता होगी, और यदि प्रत्येक बेंच पे 7 छात्र बैठ जाएं तो इन बेंचों पर 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं। बेंच तो फिक्स है और स्टूडेंट भी फिक्स है, छात्रों की संख्या भी निश्चित है और बेंच की संख्या भी निश्चित है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं लेट कि कक्षा में जो बेंच है उनकी संख्या, लेट बेंचों की संख्या कितना है? x है। हम लोग एक ही अननोन मान के चलेंगे ना, दोनों को नहीं मानेंगे कि माना कि x बेंच है और y छात्र है, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एक मात्र क्या मान लिए कि माना कि बेंच जो है वो x है। अब पहला केस समझिए, क्या कहता है कि अगर 6 छात्र बैठता है एक बेंच पे तो x बेंच पे कितने छात्र बैठ जाएंगे? 6x। एक बेंच पे 6 छात्र तो x बेंच पे, तो फर्स्ट केस में 6x छात्र मेरे बैठ गए, लेकिन इसके बावजूद कह रहा है कि हमको एक और बेंच का जरूरत पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 6 लड़का खड़ा रहेगा, 6 करके बैठ गया, तो जब x बेंच पे बैठ गया तो 6x लड़का तो बैठ गया, लेकिन कहता है कि और हमको एक बेंच चाहिए। इसका मतलब एक बेंच पे 6 लड़का बैठता है, यानी 6 लड़का क्या रह गया होगा? खड़ा रह गया। तो ये क्या बता रहा है? टोटल स्टूडेंट बता रहा है। और सेकंड केस में अगर एक बेंच पे 7 छात्र बैठे तो ये 7x हो गए, तो उसमें कहता है कि बेंचों पे 5 छात्र और बैठ सकते हैं, यानी कि ये 7x पूरा नहीं है, अभी भी बेंच खाली है। तो कितना सीट खाली है? 5 सीट खाली है। बात समझ में? यही छात्र न बैठेंगे इस पे, यहां पे बेंच खाली रह जा रहा है और वहां बेंच कम पड़ जा रहा था, तो हम तो बेंच थोड़ी जोड़ देंगे कि एक बेंच जोड़ देते हैं। ये जो कंपैरिजन हो रहा है ये टोटल विद्यार्थी का हो रहा है। यहां पे हम लोग किसको कंपेयर कर रहे हैं? कक्षा के कुल छात्र। यहां हमारा कंपैरिजन है कक्षा के कुल छात्र, यही कंपैरिजन है। और अब ये भी कुल छात्र बताता है और ये भी कुल छात्र बता रहा है। अब आसानी से हम इसको हल करेंगे। अब क्या करना है? 11 आ गया। अब ये अगर पूछेगा बेंचों की संख्या तो हम कितना बताएंगे? 11 होगा। और अगर क्या पूछा जाए कि छात्र कितने होंगे, जो यहां पूछा गया है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या वो कितना हो जाएगा? कहेंगे 11 इंटू 6 प्लस 6, यानी कि है समझ में? बस इतना ये नहीं कर पाएंगे तो सवाल नहीं बनेगा। खाली फर्स्ट इक्वेशन अगर नहीं बन पाया आपसे तो वही परेशान करेगा। ठीक हो जाएगा। अब चलिए आइए, ये सवाल किससे है आपका? पार्टनरशिप से है ना। ये सवाल जो है वो पार्टनरशिप से। ये क्या कहता है कि किसी व्यापार में 50,000 रुपए का निवेश 6 महीने के लिए करता है। कौन? रमेश। और सुरेश जो है वो 60,000 रुपए लगाते हैं 4 महीने के लिए, और महेश बाबू लगाते हैं 40,000 रुपए 5 महीने के लिए। अगर कुल अर्जित लाभ 14,800 रुपए है तो रमेश बाबू का लाभ क्या? ये एक साझेदारी का सवाल है ना। उसमें हम क्या करते हैं कि इनका जो पूंजी है, इस पूंजी का अनुपात निकालेंगे कि तीनों का जो पूंजी है वो
किस अनुपात में है? तो कौन कौन है? रमेश बाबू, फिर कौन है आपका? सुरेश बाबू और एक महेश। तो अगर पूंजी देखें तो ये लगाते हैं कितना? 50,000, ये लगाता है 60,000 और ये लगाता है 40,000। क्योंकि पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम लोग पूंजी का जब रेशियो निकालेंगे तो क्या दिखा हम लोगों को? 5:6:2। लेकिन इसमें समय जो है वो सबके लिए समान नहीं है, समय बदल रहा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहला जो लगाता है वो 6 महीने के लिए, दूसरा जो लगाता है वो 4 महीने के लिए, और महेश बाबू लगा रहे हैं 5 महीने। तो अब हम जानते हैं कि जो लाभ बटेगा वो कैसे बटेगा? तो पूंजी गुना समय के अनुपात में बटे। तो हम क्या देखते हैं? इसी को कहते हैं समतुल्य मूलधन के अनुपात में बटे। तो 5 गुने 6, 6 गुने 4 और 4 गुने 5। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये है हमारा 30, 24 और 20। अब देखिए जरा कितना आ जाएगा ये? 15, 12 और अब तो नहीं कटेगा। अब दोनों को, तीनों को जोड़िए और देखिए 148 है, तो 15, 12, 27, 10, 37 बराबर कितने के? 14,800। तो 37 से भाग देंगे तो क्या बारे में? 4 और 400 आ जाएगा। किससे गुना कर दें इसमें हम लोग? इससे किससे गुना कर देंगे? 400 से। तो खाली किसका पूछ रहा है आपसे? महेश का। तो रमेश बाबू का। तो रमेश कौन है? सबसे पहले वाले। 15 चौका 1000। 400 से क्यों गुना किए समझ गए? क्योंकि हमारा जो एक अनुपात है वो 400 के बराबर आया समझ में? ये तो बन जाना चाहिए। ये सवाल है जो एक बेहतरीन प्रश्न है। ये सब सवाल बनना चाहिए। अब देखिए आप लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया। ठीक है, देखिए तो ऐसे ऑप्शन की मदद से आप लोग बना सकते हैं। हाँ, लेकिन सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। कहता है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है यही आपको कुछ बताता है कि 3 क्या है? अभाज्य संख्याएं, जैसे x, y और z। ये तीनों का योगफल 100 है और इनमें से एक संख्या जो है वो दूसरी से 36 अधिक है। मतलब 2 का ही रिलेशन दिया है। अब हम इसमें किसको क्या मान लें कि y z से 36 अधिक है? कुछ भी मान सकते हैं। इसमें से कोई किसी से 36 अधिक है या कोई किसी 36 कम है, कोई एक, सब नहीं, कोई एक। अब बात ये उठती है कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एक स्टेटमेंट अगर लिखा जाए यहां पे, सवाल का आंसर तो हम तुरंत दे देंगे, लेकिन समझिए इसमें क्या क्या कंसेप्ट चाहिए। तो पहला चाहिए, एक बात अगर हम कहें कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती, अगर हम लिखते हैं ऐसे, ये सही है कि गलत? ये बात जो हम बोल दिए हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, तो ये सही है कि गलत? जैसे आप कोई भी अभाज्य संख्या देखो तो 3 ले लो, 5 ले लो, 11 ले लो, हमेशा कैसा होगा? विषम ही होगा। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि गलत है। तो केवल 2 के चक्कर में ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि 2 भी एक अभाज्य है। तो इसमें हमें क्या कहना पड़ेगा? सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट 2, है ना? सिवाय किसके? सिवाय 2 के। तो यही इस सवाल को बनाने का सबसे बड़ा क्या है? क्लू है। ये अगर नहीं पता होगा तो ये सवाल नहीं। अब आप बताओ कि अगर सच में सब विषम होगा तो 3 विषम को अगर जोड़िएगा तो कभी सम संख्या मिलता है? आप अगर तीनों सच में अगर सभी अभाज्य विषम ही होते तो हम लोग अगर 3 ऑड नंबर्स को ऐड करें, 2 को ऐड करने पे तो इवन होता है, और जैसे ही तीसरा ऐड कर देंगे पक्का बात है ऑड ही आएगा। तो फिर कैसे 100 होगा? 100 तो इवन नंबर है। तो यहीं पे बात खत्म हो जाती। लेकिन बस 2 के कारण ये संभव हो सका कि 2 भी एक क्या है? इवन नंबर। यानी एक बात तो श्योर हो गया है कि इन तीनों में से एक तो सम होना ही पड़ेगा, तभी ना जोड़ के 100 होगा जी। 2 विषम चलेगा लेकिन एक सम होना ही होगा।
तो आप किसी एक को क्या कह दो कि चलो मेरा जो x है वही कितना है 2 है। मतलब इन तीनों अभाज्य संख्याओं में से एक आपको पता है, बाकी का दोनों में रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन है कि एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है। तो आप मान लो एक को कितना कह देते हो a, दूसरा कितना हो जाएगा a प्लस 36। अब जोड़ो तो 2 प्लस a प्लस a प्लस 36 कितने के बराबर 100 के। तो 2a बराबर 36 2 38 घटाएं कितना बचेगा 62 ना, यानी a का मान आ गया 31। तो एक संख्या 31 हुआ और दूसरा क्या मिला आपको 36 प्लस 31 कितना हो जाएगा 67। दूसरा एक संख्या तो 31 आ गया। अब हम तीनों संख्या लिख देते हैं, तो चलिए यहीं पे बता देते हैं तीनों संख्या। एक पहला तो 2 आ गया, दूसरा y कितना हो गया 31 हो गया, और z जो मेरा हो गया वो 31 प्लस 36 यानी यही वो तीनों संख्या हुआ। अब सवाल के हिसाब से देख लीजिए कि वो एक संख्या क्या है, उसमें से एक संख्या क्या है। तो क्या है बताइए 67 है ऑप्शन के हिसाब से। ऐसे तो हमारा 31 भी होगा और 2 भी होगा। तो सवाल देखो था कहां लग रहा है कि ये तो अननोन है, सब 3 अननोन है, कैसे बनने वाला है, रिलेशन 2 के बीच था। तो इसलिए बन गया क्योंकि ये बातें होती है ना कि सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। सही होता अगर इसमें से 2 गायब हो जाए, लेकिन 2 के चक्कर में ये कहना बाकी अनंत अनंत अभाज्य संख्याएं हैं, सब विषम है, खाली एकमात्र 2 ही क्या है सम और साथ साथ क्या है अभाज्य भी। ऐसा ऐसा नंबर्स मिला कि बहुत इंटरेस्टिंग हो गया ना। अब इसको देखिए तो ये कहता है कि किसी रकम पर, क्या कह रहा है, किसी रकम मतलब कोई एक राशि है जिस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया होता है। तो बताइए कि वो रकम कितनी है। तो इसको हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं कि ब्याज दर कितनी है 5 और समय कितना दिया जा रहा है 2 वर्ष। तो ऐसे सवाल में तो बहुत जल्दी भी बना पाते हैं हम लोग। किसके आधार पे कि अगर कहेंगे सर फॉर्मूला बताइए, तो फॉर्मूला आपके पास है किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। जब वो अंतर करके लिखेंगे 20, तो हल करने के बाद क्या आता है कि दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो आता है पी आर स्क्वायर बटे में 100 स्क्वायर। ये लास्ट स्टेप हो गया, ये सॉल्व करने के बाद ये निकल के आए। ये कितने के लिए होता है ये, तो जब हमारा n जो होता है वो 2 चक्र के लिए, 2 साइकिल के लिए। अब आप बताओ d आपका कितना दिया हुआ है 20, आपको p निकालना है और रेट 5 स्क्वायर बटा कितना 100 का स्क्वायर। अब आपके सामने है 25 चौके 100 400 दूना 8000, यानी p कितना आ गया आपका 8। ये तरीका तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड। एक होता है इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल करके, वो दिमाग में हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर वो साधारण ब्याज है तब तो हम जानते हैं कि दोनों वर्ष 5% होगा। साधारण ब्याज होगा 5 दूना 10% साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि कितना होगा तो 10.25। 10.25, दोनों में क्या अंतर है 0.25 का, और वही आपको दिया हुआ कितने के बराबर 20, इसीलिए 100 कितना होगा। ये एक बार में आप इसको इससे निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए समझ चाहिए, पहले प्रैक्टिस चाहिए है ना कि कैसे मैंने ये 0.25 लिख दिया अंतर। तो इक्विवेलेंट रेट से 2 साल का साधारण ब्याज 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद आप ये लिख सकते हैं। अब इससे आसानी से आप इसको 1/4 लिखिए और आंसर क्या आ जाएगा आपका 8000। ये नहीं ध्यान में है तो इसका भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक। और वो दोनों में से कोई ध्यान में नहीं है तो अपना बेसिक जो CI और SI का फॉर्मूला है 2 साल का वो लगाइए। छोड़ना थोड़ी है, छोड़ के नहीं आना है ना, लड़ के आना है। अब किसी संख्या को कहता है क्रमागत रूप से अगर 4 5 6 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होता है 2 3 4 प्राप्त होते हैं। तो बताइए कि ये संख्या कितनी है। ये सवाल कहां से दिख रहा है आपको, सक्सेसिव डिवीजन का सवाल है।
क्रमागत ना, एलसीएम वाला नहीं है ये, क्रमागत भाग दिया जा रहा है ना, कि किससे भाग दे रहे हैं, क्रमागत रूप से 4 से फिर 5 से, वो अलग होता है। एक सवाल क्या होता है, यदि किसी संख्या को 4 से भाग दें तो 2 बचता है, 5 से भाग दें तो 3, वो अलग सवाल है वो। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं और उसमें सार्वंतर को घटा देते हैं, वो अलग सवाल है। और ये दूसरा सवाल, ये सवाल है क्रमिक भाग का। इसको समझिए कैसे बनाते हैं। बीच में ऊपर क्या लिखा आएगा, भाजक, ठीक। तो भाजक कौन कौन है आपका, 4, 5 और 6। और कौन है, तो शेषफल क्या क्या आ रहा है, कहते हैं 2, 3 और 4। अब इस सवाल का जादू देखिए क्या करना है। आप लोग वो मत समझिएगा सर अंतर 2 है तो एलसीएम निकाल के, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 60 में घटाइए ना, आंसर आ रहा है। वो सवाल ही नहीं है ये, है ना। वो सवाल कैसा होता है, अलग अलग भाग दिया जाए, और यहां तो क्रमागत डिवीजन है। इसका मतलब क्या होता है, हम पहले बताते हैं, पहले सवाल देख लीजिए फिर बताएंगे उसका मतलब क्या है। यहां पे क्या कहते हैं, जब भी ऐसा सवाल हो तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा अंतिम भाजक, जैसे हम 6 लास्ट में भाग दे रहे हैं, उसके लिए जो भागफल आएगा उसको 1 मानते हैं। 1 लास्ट में भाग देंगे ना 6 से, तो क्या मानेंगे उसको, 1। क्यों, अगर सवाल में कहीं उल्लेख नहीं किया है कि अंतिम भागफल कितना है, तो कितना मान के चल रहा है, एक, और दे दिया है तो जो दिया होगा फिर वही मान के चलना है। तो जैसे ही आपने 1 माना तो हम क्या करें, 6 गुना 1, ये 1 मेरा क्या है, अंतिम भागफल, मतलब इसके बाद फिर भाग नहीं दिया गया है। अंतिम में आप किससे भाग दिए, 6 से, ठीक। अब जैसे ही 6 गुना 1 करेंगे, इसमें ये वाला जोड़ना है, शेष तो हमेशा जुड़ता है, तो कितना हो जाएगा, 6 4। अब आप 10 में 5 से गुना करेंगे तो 10 बचे 50 और 3, यहां लिखेंगे आप 53। फिर 53 से 4 में गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 53, 4 से 12 का 2 और 4 बचे 20, 1 और दूसरा 12 प्लस 2 कितना, तो यही आपका निर्णायक आंसर हो। तो आपकी संख्या क्या हो गई, जो आपकी संख्या निकली वो कितनी, ये वो सवाल था, ठीक। अब आपको समझना है कि क्या मतलब होता है इसका। अगर क्रमागत का मतलब क्या है, तो क्रमागत का मतलब ये होता है, जैसे 214 एक संख्या है, ठीक। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे कि इसमें, पहले आप क्या करोगे कि इसमें किससे भाग दोगे, पहले भाग दोगे आप इसमें 4 से, सबसे पहले। तो 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 4 पचे 20 और 4 तिये 12, 53 भागफल है। अशेष कितना बचेगा, 2, तो यहां पे 2 लिखा है। ये मतलब क्या है हम बता रहे हैं। अब की बार, अब जो अगला भाग होगा वो किससे दिया जाएगा, 5 से। वो किस में देंगे, अब इस भागफल में भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। अब शेष कितना बचेगा, 3। अब की बार 6 से, तो एक बार कितना बचेगा, 4। तो इसको कहा जाता है क्रमागत। गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक ठीक, चलिए। तो कितना हुआ ये, 4 5 6, और ये कितना, 2 3 4 आया, सवाल बन गया। यही कहता है कि जब किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 5 और 6 से भाग दें, हाँ, कौन सा एक, अब ये आपको यूज करना है कि अंतिम जब 1 है तब ना 6 गुना 1 जोड़ 4 10 होगा। अगर यहां 2 आएगा तो तभी भी संख्या मिलेगा, लेकिन आपको 1 लेके चलना है, तब सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। अगर आप यहां 2 ले लेते हैं तो तब भी संख्या मिलेगा, लेकिन सबसे छोटा नहीं होगा। आप वहां 6 दूना 12 भी करके बना सकते हैं, लेकिन जब रूल है इस सवाल का, जब नहीं दिया जाए, जब इस तरह का सवाल
में उल्लेख ना हो तो आप क्या करेंगे, अंतिम भागफल को 1 मान के चलेंगे। सवाल में देता है कि अंतिम भागफल 5 है, अंतिम भागफल 3 है, तो वहां 6 गुना 5 करेंगे। इसी तरह लिख दिए हैं कि 1 क्या है, अंतिम भागफल। और आप जिस बात कर रहे थे वो क्या बोलेगा सवाल, वो कैसा होगा कि जब एक संख्या में क्रमशः, वहां क्या बोलेगा, क्रमशः 4 से भाग देने पर, फिर 5 से भाग दे, अलग अलग भाग होता है उसमें, या अलग से 4 से भाग देंगे इसमें, फिर अलग से किससे, इसमें 5 से भाग देंगे, तब जाकर के शेषफल ये बचता है। तो बताइए संख्या क्या है। तो उसका तरीका होता है अंतर करके, है ना, एलसीएम निकाल के, तब वो भी सवाल है। अच्छा देखते हैं, ये आया ना समझ में पहले, आइएगा। ये कह रहा है कि 84 सेंटीमीटर व्यास के गाड़ी का पहिया 1 सेकेंड में 5 चक्कर लगा रहा है, तो प्रति घंटा गति किलोमीटर में। तो आपको देखिए, तो दिया किस रूप में है, चक्कर। तो चक्कर से आप तुरंत चाल निकाल देंगे प्रति घंटा। चाल पूछ रहा है किसमें, प्रति घंटा गति किलोमीटर में कितनी है, और वहां क्या दिख रहा है, 5 चक्कर लगा सकता है, वो भी कितनी देर में, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 5 चक्कर। अब देखो क्या करना है, पहले हमारा काम क्या होगा कि हम उसका चाल निकालें, वो भी किस में निकाल दें, पहले मीटर पर सेकेंड में निकाल लेते हैं, फिर कन्वर्ट कर देंगे उसको। तो मीटर पर सेकेंड में क्या होता है, रूल क्या कहता है कि कितना चक्कर लगा रहा है, तो आप बोलेंगे 1 सेकेंड में 4 चक्कर, और बटा हमारा समय कितना है, 1 सेकेंड, यही ना है जी। सॉरी दिमाग में मेरे 4 कहां से आ गया, 4 तो था ही नहीं कहीं, 5 ही है वो। चलिए 5 चक्कर, ठीक। अब आपको पता है कि ये ऊपर तो हमको मीटर में चाहिए, और यहां है किसमें, चक्कर में। तो आप एक चक्कर के बारे में क्या जानते हैं कि एक चक्कर जो होता है वो एक चक्के के परिधि के बराबर, तो 2πr। तो आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया है तो पाई डी बोलिए। तो हम अगर यहां पे 5 गुने एक चक्कर में तय की गई दूरी चक्के के परिधि के बराबर, और नीचे मेरा कौन है, 1 सेकेंड है। अब आप उसको निकालिए, तो 22/7, और डी कितना दिया हुआ है, 84। ऊपर अभी सेंटीमीटर में है, तो इसको किससे भाग दीजिएगा, 100 से, तब ना मीटर में आएगा। और अब ये मेरा किस में आ गया है, मीटर पर सेकेंड में। अब जरा सॉल्व करेंगे, तो 7 से 12 बार में, ये 5 से कट रहा है कितनी बार में, फिर 4 से काटिए, 4 3 12, चलिए कितना आया बताइए, 66/5 मीटर पर सेकेंड। बट आपका क्वेश्चन क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो हम लोग जानते हैं हमारा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कौन है, वो 18/5। तो हमारा जो निर्णायक चाल होगा उसमें हम क्या करेंगे, तो 66/5 में 18/5 से, अच्छा पॉइंट में आ रहा है ना, 18/5 में गुना कर लेंगे, बड़ा करना है ना। चलिए अब कितना आ रहा है देखिए, तो 18 छक्के 108, और 18 छक्के 108 और 10 118, अब बटा 25, तो 25 चौका 100, कितना बचा 18, हाँ 25 चौका 125, 7 175, बच गया फिर आपका 13 130, तो 25 25 125, और फिर 25 दूना 50, 47.5। थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, वही कट जाता तो ठीक था, लेकिन वही कटा नहीं तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया। कौन सा, ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 84 सेंटीमीटर। तो मीटर में कितने कैसे बदलेंगे, उसमें 100 से भाग देंगे तो कहां बदल जाएगा, वो मीटर में बदल जाएगा। ठीक, करें अगला। ये सवाल देखा जाए,
कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 475 वर्ग मीटर। उसकी दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी गई है और दोनों के लंबाई में 4 सेंटीमीटर का अंतर है, ये बताया गया है। देखो तो जरा सा कि हम लोग जानते हैं कि समलंब का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग। अंदर क्या फॉर्मूला होता है? समानांतर भुजाओं का योग। हम ऐसे एल भी लिख दिए हैं, जैसे हमारा जो पैरेलल साइड से उसको क्या मान लिया जाए? यही ना है हमारा ट्रिपेजियम समलंब, इसको एल मान लिए हैं, इसको हम बी मान। ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसके बीच की दूरी आपको दी गई है 19। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी बराबर होता है एरिया। ये फॉर्मूला है एरिया। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं? आसानी से एल भी निकाल सकते हैं। 19 से भाग देंगे, दूना 38, 25 95 है ना, और गुना 2 यानी 50। एल प्लस बी मिला 50। अब दोनों भुजाओं के लंबाई में अंतर कितना कह रहा है? यानी सेकेंड कंडीशन दिया गया है एल माइनस बी 4 के बराबर। अब इन दोनों को देखिए और एल और बी का मान बताइए। दोनों को जोड़ेंगे तो एल का मान क्या मिलेगा? 50 4 54 बटा 2 50, और बी का मान कितना? 23। ठीक है, 27 और 23। देखिए चेक करिए, बी नंबर ऑप्शन है कि नहीं? क्षेत्रमिति का एक बेसिक सा प्रश्न हो गया। इसमें फॉर्मूला ध्यान रखना है केवल, ऐसे तो नहीं मिलेगा एक से। दूसरा जब यूज कर रहे हैं कंडीशन, तब जाके दोनों को मिला करके, पहला हमारा ये वाला और दूसरा कंडीशन ये, इन दोनों को जब यूज करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमको एल का मान मिलेगा और उसके बाद फिर हम लोग बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। दूरी, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, लंबवत दूरी, बिल्कुल। कौन सा? 23। दोनों को जोड़ के 2 से भाग नहीं देंगे? सॉल्व करेंगे तो 2l ना आएगा। समीकरण दोनों को जोड़िएगा जब, तो क्या होगा? 2l बराबर 54, तो l का मान कितना? 27 नहीं होगा? आइए यहां आइए। यदि एक वृत्त की जीवा उसके त्रिज्या के बराबर, तो जीवा द्वारा वृत्त के एक बिंदु पर बनने वाला कोण कितना होगा? आइए, इतना हिल रहा है कि पूछिए, है ना। इससे अच्छा है कि हम लोग आराम से ऐसे बनाते हैं ना। चलिए, अब यह है कि एक वृत्त की जीवा उसके त्रिज्या के बराबर, जीवा जो है वो उसके त्रिज्याओं के बराबर, मतलब त्रिज्या अगर r है तो ये जीवा का मान भी r ही है। सवाल में दे रहा है, तो बताइए कि जीवा द्वारा वृत्त के एक बिंदु पर बनने वाला कोण कितना? ये जो जीवा है ये वृत्त के एक बिंदु पे कितना कोण बनाएगा? तो ऐसे जीवा तो दो तरफ बना सकता है एंगल, लेकिन हम लोग देखेंगे कि पहले इसका जो लघु वृत्तखंड है उस पे कितना बनाएगा। देखिए जरा समझिए, तो ये एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का। क्यों 60 का होगा? तो जब किसी त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है तो समबाहु त्रिभुज होता है और उसका सभी कोण 60 डिग्री का होगा। और 60 का कोई भी एंगल बनाएंगे आप इसके खंड पे, है ना, वृत्त के परिधि पे कोई कोण बनाएंगे इसके उस खंड में, तो कितना होगा? इसका आधा होगा। यही पूछ रहा आपसे कितना होगा? अरे 30। और अगर इधर बनाएंगे तो इधर भी बन सकता है ना, तो वो 150 का होता। वो जीवा तो यहां भी कोण बनाएगा ना जी, तो कितने का होता? 150 डिग्री का। वो नहीं पूछा है, आप 30 मार के आराम से 30 मार्का बन सकते हैं। ये सवाल समझ में आएगा तो आसानी से बन जाएगा कि परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। वो बोलेगा कि बृहद कोण कितने का होगा, मतलब बृहद नहीं कहेगा, मतलब बड़ा वाला कोण, जो अधिक कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? तो वो 60 का नहीं, नीचे वाला वो 150 का बन जाए। केंद्र पे बनेगा 60 डिग्री का,
परिधि दो तरफ है ना जी। हम लोग जो डायग्राम देखे हैं इसमें यहां तो बन ही रहा है, यहां भी तो बनेगा एंगल। तो ये कोण कितने का बनेगा? ये बनेगा 150 डिग्री। वो इधर वाले के आधा होगा, इधर वाला 300 और उसका आधा 150। आइए, चावल के दामों में 20% की कमी होने से 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल अधिक मिलता है। तो पहले चावल की दर प्रति किलोग्राम क्या थी? तो हम लोग जैसे कई बार देख चुके हैं, तो चावल की जो प्रारंभिक मूल्य हम लोग ज्ञात करते हैं, चावल की प्रारंभिक मूल्य बराबर, तो पहले निकाल लीजिए कौन सा मूल्य? घटा हुआ मूल्य कितना है। तो घटा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे कि बउआ गया बाजार लेके 385 पैसा रुपया, दाम में कमी कितनी हो गई? 20%। तो ई पैसा उसका बचने लगा, इतना पैसा उसका बच जाएगा। तो उससे क्या खरीद पाता है? वो 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता। तो ये मिलेगा आपको घटा हुआ मूल्य, क्योंकि जो बचा हुआ पैसा है 20%, दाम कम गया है, उससे कितना खरीदता है वो? 3.5 किलो। तो 1 किलो का मूल्य मिल रहा है। कौन सा मूल्य है ये? इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा घटा हुआ मूल्य या नया मूल्य, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? घटा हुआ। लेकिन हमको घटा हुआ तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए शुरुआती मूल्य। तो ये जो घटा हुआ मूल्य है ये कितना होगा? 20% कम, यानी कितना? 80 होगा। तो हमें क्या निकालना है? 100 कितना होगा? वही ना होगा, घट करके 80 हो गया है तो 100 कितना। ये परसेंटेज का कंसेप्ट है। घटने के बाद 80, तो हमारा पिछला वाला क्या होगा? अब सब कटपुट हो ही रहा है। ये 20 से 4 बार में, आइए गुना करेंगे तो 14 से भाग दीजिए। इसमें कितना आ रहा है? देखिए 20 चौका 80, 4 है ये, 4 से गुना करेंगे, 4 ये 12 और 2 14, 385/14। 7 से कटेगा दोनों, देखिएगा। तो 7 5 35, 7 5 35/2 27। ये इसका कौन सा मूल्य हो गया? शुरुआती मूल्य। घटा हुआ बोलेगा तो बस अंदर वाला उतना ही। तो नया मिल गया, ये मतलब ये शुरुआती मूल्य मिल गया। बोलिए, फिर से बताने लायक नहीं है वैसे ये, क्योंकि हम लोग इसको अपने कंसेप्ट से बनाया है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। आपको इतना सोचना था कि आप बाजार में कितना रुपए लेके गए थे, तो रेट में कमी आ गई, तो पैसा बचेगा ना आपका। कितना पैसा बच रहा है? जितना रेट घटेगा उतना पैसा बचेगा। तो 20% आपका बच जाएगा। तो क्या निकाले हैं? 385 का 20% निकाल दिए। उस पैसे से आपने क्या किया? समोसा नहीं खाया, आप 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकते हैं। तो ये हुआ बचा हुआ पैसा और बटा में 3.5। तो ये प्रति किलोग्राम का दर मिला नया वाला। तो वो कितना परसेंट है? तो इसीलिए 100 कितना होगा। ये एकदम एक एक नियम पे पूरा का पूरा कंसेप्ट। वो छोड़िए ना, आप इसको सॉल्व करिए ना, वो क्यों देखते हैं? वही देखिएगा बस। तो वो मत देखिए कि वो नीचे कैसे आया, वो तो हम सॉल्व किए है ना। हम सॉल्व कैसे किए? 20 से काटे इसको 4 बार में, और ये 100 कट गया, और 4 से इसमें गुना किए 14 आ गया। 4 से 12 और 0.5 4 बार। ठीक है, उसको रेशियो से भी बनाते हैं हम लोग, अब दूसरे ने बता देंगे रेशियो से। आज हम बता दिए, इसे कई बार बता चुके हैं। ये सवाल देखिए मिठाई वाला, ये कहता है कि 405 मिठाइयों को कुछ बच्चों के बीच इस प्रकार वितरण करना है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20%। अगर कुल बच्चे 100 हैं तो मिठाई कितना मिलता है प्रत्येक को? 20। यही बोला जा रहा है। ये किसकी संख्या है? कुल बच्चों की संख्या। ये कुल बच्चे और ये मिठाई। कौन सा मिठाई? प्रत्येक को मिलने वाली मिठाई। ठीक, तो रेशियो क्या दिख रहा है? 5:1 का। तो अगर हम कह दें कि कुल मिला के 5x बच्चे हैं और प्रत्येक को कितना मिठाई मिलता है? x, तो कुल मिठाई क्या होगा? 5x गुना x, और सब मिला के 405।
तो हमारा देखिए तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 अठे 40, तो एक्स बराबर 9। तो क्या पूछा था, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, यही पूछा है, 9 मिठाई। हाँ जी, एक्स मान के पहले ही एक्स मान लीजिए कि माना कि कितने बच्चे हैं, कुल एक्स, कुल बच्चे एक्स हैं, तो कितना मिठाई मिलेगा प्रत्येक को, तो इसका 20%, यानी इसका 1/5। अब दोनों को कुल मिठाई बराबर x गुना x/5 बराबर 405। इससे आपको कुल छात्र मिलेगा पहले आपको इससे, तो फिर आप डिवाइड कीजिएगा उसमें मिठाई निकालने के लिए, तो 5 से भाग दीजिएगा। ये तरीका भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। यह आ जाएगा आपका 20 25, तो आपको x का मान मिलेगा 45। ठीक है, इसका मतलब कितने छात्र है कुल मिला के, 45 छात्र हैं। इससे भी वही आ रहा है 9 5। हाँ, तब प्रत्येक को मिठाई कितना मिलेगा, उसका 1/5। तो ऐसे भी बना सकते थे, है ना। ये टोटल स्टूडेंट, ये प्रत्येक को मिलने वाली स्वीट्स, प्रत्येक विद्यार्थी को कितना मिठाई मिला। सवाल सब फंस जाता है आदमी छोटा मोटा। ये वाला बी का जेड % कितना होगा, ओ फंसे थे क्या, इसमें नहीं फंसिएगा आप लोग, इसको फंसा दीजिएगा, है ना। देखिए तो b बराबर कितना, b बराबर a बटा में, मतलब ax/y होगा ना, नहीं हो जाएगा, b बराबर ax/y नहीं हो जाएगा, % तो कैंसिल। तो अब कहता है b का कितना % निकालना है आपको, b का z% निकाल दीजिए। ax/y का कितना %, z%। तो कैसे लिखिएगा इसको, जैसे लिखा है देखिए तो a का कितना xz/y, नहीं ऐसा नन आ जाएगा तब आंसर। z तो ऊपर ना आना चाहिए और x भी ऊपर आना चाहिए आपका, तो एक ही है आंसर, कौन सा है ये, नन। हाँ जी, जब अबे ना किया तो आपका किया जाए, ax का निकालेंगे हम लोग, z%, तो ax/z/y%, बस हो गया। यहां देखिए ना, दोनों y हो गया, देखिए देख रहे हैं यहाँ, ये भी y हो गया, ये भी y हो गया, तो खत्म ना कहानी। जबकि यही क्या होना चाहिए था, इसी को z होना चाहिए था, तब आंसर c होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो आंसर हम लोग नन देंगे। ये हमको बताना पड़ेगा। देखिए तो ए बी सी का वेतन का अनुपात दिया हुआ है, बी और सी का कुल वेतन अगर 24,000 है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है। सी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है, कितना अधिक है, 200%। अब अगर आप क्या करो, इसका यूज करो, इसका यूज करके पहले तीनों का वेतन निकालो और फिर देखो कि कितना % है, तो ये भी एक मजेदार बात होगी। जबकि आप जब देखो कि परसेंटेज की बात पूछ रहा है, तो हम आसानी से उनके अनुपातों से ये बात बता सकते हैं, हमको एग्जैक्ट वैल्यू का जरूरत नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा है कि कह रहा है कि सी का वेतन ए से, तो सी मेरा 3 है और ए कितना है, 1 है, तो दोनों में कितने का अंतर है, 2 का। और कहां से कह रहा है, तो ए से, तो ए नीचे आ जाएगा, ये पूछ रहा है आप। हम लोगों ने क्या किया, c माइनस a/a गुना 100, ये क्या बता देगा, c का वेतन a से कितना % अधिक, कितना आ जाएगा सीधा 200%। अब यही सवाल लोग फंस जाएंगे, क्या करेंगे, पहले बांट के रुपया निकालेंगे, फिर उसका देखेंगे कि कितना % ज्यादा है। यही जानबूझ के देता ही ये लोग इस तरह का सवाल कि आप ऐसा करो और आपका समय बर्बाद हो। एक दफ्तर में 72% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं तथा 44% कॉफी पीना पसंद करते हैं। प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से कोई एक पसंद करे
तथा 40 को दोनों पसंद है तो दफ्तर में कुल कितने कर्मचारी। तो अगर सब कुछ ना कुछ जरूर पसंद करता है तो अगर इन दोनों को जोड़िएगा आप तो कितना हो जाता है 100। 116 कैसे, आदमी तो 100 ही है, 116 कैसे हो गया। इसका मतलब है कि 16 लोग दोनों में शामिल, तो एक्स्ट्रा हो गया 100 से, वो क्या हुआ दोनों में शामिल। तो हम जब इसको बनाएंगे इस तरह से वेन डायग्राम में तो क्या दिखेगा, यहां पे चाय पीने वाले वो लाइक्स टी और यहां कॉफी, तो टी पीने वाले हैं 72 और ये कितने हैं 44, तो बीच में मैंने कितना कहा 16, तो कितना बचेगा, केवल इधर कितना बचेगा, ये निकालना नहीं है, मैं इसे बना दे रहा हूं 56, और ये वाला अगर ढूंढ ले तो 44 में 16 गया तो 28। अब सबको जोड़िए तो कितना आता है 84 आना चाहिए, सबको जोड़ेंगे, सॉरी 84 नहीं, कितना 100 आना चाहिए पूरा, तो क्या आता है 100, तो ये 56 है 72 28 100 हो गया आपका, मतलब यही है। तो ये क्या हुआ, केवल चाय पसंद करने वाले, ये केवल कॉफी और ये दोनों, ठीक। तो आपने 16 ही पूछा है, 16 दिया हुआ है 250 कहेंगे, क्योंकि 16 जो दिया गया है प्रतिशत में वो 40 के बराबर है, तो कुल कर्मचारी यानी 100 कितना हो, 16 दूना 32, 16 पचे 80, यही मेरा 16 ही मेरा कल्प्रिट है, यही मेरा आंसर देगा, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है सेट थ्योरी में वो क्या कहता है, एन टी इंटरसेक्शन कौन था सी बराबर एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी यूनियन सी, ये फॉर्मूला होता है। तो दोनों तो दिया हुआ था, एन टी 72 44 यूनियन मतलब टोटल, टोटल तो 100 बता दिया है कि सबके सब कुछ ना कुछ जरूर पसंद करते हैं, तो जो घटाते हैं तो वही दोनों मिल जाता है, तो इसीलिए हम बता दिए दोनों को जोड़ के उसमें से 100 मतलब जो विद्यार्थी पसंद करते हैं कम से कम कुछ ना कुछ, तो यहां पे यही दे दिया गया कि सब कुछ ना कुछ जरूर पसंद करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं करता है। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से सबसे छोटा कौन होगा, जब सॉरी n एक ऋणात्मक पूर्णांक है सबसे छोटा कौन होगा। देखिए सबसे पहले तो शून्य है एक, उसके बाद दिया -n, तो -n यदि देंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा कि n ऋणात्मक है और उसमें आप माइनस से गुण कर देना, तो ये एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 2n, तो 2n जब करेंगे तो ये पक्का है कि ये ऋणात्मक है अभी ये, और n स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, तो एकमात्र नेगेटिव तो यही दिख रहा है, सबसे छोटा पूछ रहा है कौन होगा, तो क्या बनेगा 2n होगा। आप ले लीजिए वैल्यू लेके देख लीजिए कि n इक्वल टू -1 लेके देखिए, आप अपने मन से क्या ले लीजिए कि n का मान -1, जैसे ही -1 लेंगे तो ये तो +1 हो जाएगा, और ये वाला -2 होगा, और ये वाला ये +1 होगा, सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको -2, यानी 2n ही सबसे, ऐसे भी हम लोग समझ गए कि वही एकमात्र नेगेटिव है, बाकी सब तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर नहीं समझ आए तो कोई वैल्यू लेके बना लेंगे। 52 पत्तों की एक गड्डी में से अगर 2 पत्ते या वृक्ष निकाले जाते हैं तो निकाले गए पत्ते 2 इक्के होंगे, इसकी क्या संभावना है। तो 4 इक्के होते हैं एक कार्ड में, तो इक्के होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी कि 4 में से कोई 2 आ जाए, और सब मिला के 52 पत्ते हैं तो 52 में से कोई 2, ये हमारा आंसर है 4c2/52c2। तो आपका काम हुआ कि आप हल कर लो इसको किस फॉर्मूले से, तो NCR बराबर फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r, n माइनस r का फैक्टोरियल, है ना। इस वाले फॉर्मूले से आप दोनों को हल करोगे, अब हल हम नहीं करेंगे, हम कर लेंगे, ठीक है, बता लीजिए। यदि 50 कलमों का क्रय मूल्य 40 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 50 कलम का जो सीपी है वो किसके बराबर है, 40 कलम के एसपी के बराबर। तो बउआ रेशियो क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 4:5। बताओ लाभ कितना हो रहा है,
तो आप कहेंगे सर 1 का लाभ हो रहा है 4 पे, इसीलिए 25% का लाभ वो कमा लेगा, है ना। दोनों को कंपेयर कर दिए हम लोग। ठीक, आइए, ये कहता है कि एक समतल मैदान से 27 मीटर ऊपर बिंदु P से एक टावर के शीर्ष का एलिवेशन कोण 30 डिग्री है। देखिए तो ये एक टावर है, टावर तो नीचे से शुरू होगा, लेकिन समतल मैदान से 27 मीटर ऊपर से वो देख रहा है। वो देख कहां से रहा है? यहां से। ठीक, वो जब देख रहा है तो 27 मीटर ऊपर से देख रहा है। यहां से जब देखता है इस बिंदु के टावर के शीर्ष को, बिंदु P है ये वाला, तो वो क्या देखता है? इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो अगर टावर की ऊंचाई 100 है, अगर टावर की ऊंचाई 100 है, तो बिंदु P की टावर के शीर्ष से दूरी क्या होगी? ये पूछ रहा है दूरी। ये टावर का शीर्ष है क्या? ये टावर के शीर्ष से P, मतलब ये वाला कितना होगा? ये आपसे वो पूछता है भारत, है ना। देखिए तो कैसे बताएंगे? बोलेंगे थोड़ा शांत रहो, तुरंत बता देते हैं कि कितना होने वाला है। ब्लैक क्यों नहीं काम किया? अच्छा, आइए, तो कहानी ऐसी है कि अगर ये 27 से ये 100 है तो कितना बचेगा? 73। 100 में से घटाएंगे ना जी इसको, ये आएगा 73। ये तो 27 होगा, ये भी जब घटाएंगे तो आएगा हमारा 73। अब हमें पता है कि हमको ये निकालना है, तो आप बताओ कि कौन सा ऐसा टी रेशियो है जो आपके लंब और कर्ण में संबंध दिखाता है? मतलब P और H में साइन है, नहीं है क्या? तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई जी साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2, यानी कि P/H ही ना है ये। तो अगर मेरा P 73 है तो कहता है कि 1 है तो H2 होगा, हाइपोटेनस 2 होगा, तो 73 है तो कितना होगा? दुगुना कर दीजिए इसको, 146। यही आपका आंसर हो गया। तो डायग्राम बनते बनते क्वेश्चन बन जाता है, इसी में निकाल लेंगे। बहुत दिक्कत है तो, तकलीफ है आत्मा में तो ऐसे अब निकालिए। यही H मेरा 146 होगा अगर दुख है तब, और नहीं तो डायरेक्ट यहां से आप दुगुना करके भी निकल सकते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हुआ। आया बात? हाँ जी। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके छोटू किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए छोटू एक व्यक्ति है, छोटू को सी से दिखा रहे हैं। वो अगर 6 घंटे काम करे तो किसी काम को पूरा करने में 20 दिन लगाता है। सी क्या दिखा रहा है? सी दिखा रहा है छोटू की क्षमता। सी क्या दिखा रहा है? छोटू कितना काम कर सकता है एक दिन में, वो सी है। और कहता है कि अगर संतोष काम करता है तो उसी काम को 10 घंटे करता है तो 15 दिन लगा देता है। अब प्रश्न ये है कि अगर दोनों मिलकर के उस काम को करें, अगर हमारे संतोष बउआ और छोटू दोनों शामिल हो जाएं और 12 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितना दिन लगेगा? यही सवाल है। हम एक ही साथ तीनों लिख दिए। तो इसमें केवल जरूरत क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, छोटू बाबू और किन में, संतोष बाबू में संबंध निकाल लें इन दोनों को यूज करके। जरा देखिए तो ये है आपका 10 दूना 20, 6 दूना 12, तो C/S जो आ रहा है वो आ रहा है 15/12, यानी 5 3 5 15 3 चौके 12। आ गया रिलेशन कि C की क्षमता अगर 5 है तो संतोष की क्षमता कितनी है? 4 है। ये हम लोग के सामने क्लियर कट आ चुका है। सही है ना इतना तक? अब हम लोग क्या करें कि
अब इसका इसका या इसका इसका किसी का यूज कर ले आप, क्योंकि आपके पास S और C दोनों है। अब तो हम किसका यूज करते हैं, इन दोनों का कर देते हैं। तो बताइए S कितना ले लेते हैं, 4, 4 गुने 10 गुने 15 बराबर S प्लस C कितना हो जाएगा 9, 9 गुने 12 गुने D। अब आपका आंसर आपको फेंक देगा बाहर की तरफ। कितना आएगा देखिए, 4 तिये 12, 27 है ना, तो 150 बटे 27 कट रहा है ना 3 से, 50 बटे 9, तो 9 बचे, तीन होगा जी। क्लियर है मैटर। तो चीजों को थोड़ा सा सोचना है और उसके बाद फिर उसको समीकरण के रूप में लिख देना है, कहानी वहीं से खत्म हो जानी है। ये तो हम लोग देख के बता देंगे क्या जी। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है, तो पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या हो। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है क्या, समबाहु है क्या या समकोण है क्या। तो आप देख पाते हो कि ये जो भुजाओं का जो माप है ये बताता है कि हम समकोण हैं, बता रहा है कि हम समकोण हैं। और कैसा समकोण है, तो मेरा लंब और आधार सब कुछ पता है, ये मेरा 5 है और AB भी दिया हुआ है ना, और BC, तो ये कितना दिया गया है 4 और 3। तो कहता है कि भैया हमारा एरिया कितना होगा, बोलते हैं तुम शांत रहो, अब तुम्हारा एरिया होगा हाफ इंटू 3 गुने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 12 दूना 6, बस हो गया, है कि नहीं। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज था। ये 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें कितना पानी मिला दें कि जो हाँ क्या हुआ, हाँ नहीं 5 उसका तभी तो समझेंगे कि समकोण त्रिभुज होगा, तो 5 नहीं के समझेंगे समकोण होगा। तो जब 3 4 5 है तभी ना समझ में आया कि पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है उसमें, और तब बोलेंगे कि एक समकोण त्रिभुज है। कंफ्यूज क्यों करेगा वो आपको, वो बता रहा है 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है, तो उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 का हो जाए। तो इसको चाहे तो कंपैरिजन से बना सकते हैं अनुपात के, या फिर वैल्यू निकाल लीजिए, 4 1 5 9 45 9 चौका 36 और 9, तो क्या मिलाना है पानी, और रेशियो क्या हो जाना चाहिए, तो 12 तिये 36 12 दूना 24 15, तो x का मान क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक सही है ना। ये जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 और 79 की चाल से चले तो तेज रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करता है। तेज रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को ही पार कर दिया, ऐसे कैसे कर दे। तेज वाला जो है वो पार करे किसको, धीमे वाले को। तेज वाले को कैसे पार कर देगा वो, जब एक ही दिशा में है। तो जो धीमा वाला गाड़ी है वो तेज को पार नहीं करेगा, तेज वाली गाड़ी जो है वो धीमा को पार करेगा। तो यार बड़ी, हेलो हाँ बोलो ना, देखो ना 10:15 कम से कम बजेगा, बोले थे ना तुम 10 बजे क्लास ही रहता है मेरा। तो चलिए, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, और किसको पार किया जा रहा है, गड़बड़ सवाल ही हो जाता है ये। देखिए होगा क्या कि तेज गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार अगर कर रहा है, पहले तो गड़बड़ हो गया। यहां क्या होना चाहिए था, यदि तेज रेलगाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए था, 36 सेकंड में पार कर जाती। मतलब तेज रेलगाड़ी किसमें, धीमी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को। तब ना हम खाली क्या बोलेंगे कि जो हमारी धीमी गाड़ी होगी वो बहुत लंबी होगी, लेकिन पार खाली किसको करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को।
और जो तेज गाड़ी है वो तो भाई जो है वो है। तो ये गाड़ी किसको पार कर जाएगी? इस व्यक्ति को पार करना मतलब अपने आप को पार करना। तो जो भी टाइम लग रहा है किस में लग रहा है? अपने आप को पार करने में। तो इस केस में जो हमारी तेज गाड़ी है उसकी लंबाई जो हम निकालेंगे वो क्या होगा? सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल बताइए क्या है? 90 माइनस 79 और गुना किससे करेंगे इसमें? 5 बटे, और समय कितना लगा रहा है? 36 सेकेंड। ये है इसका कंसेप्ट। तो ये आएगा 11 और गुना 10 यानी कितना? जबकि सवाल में ऐसा कुछ समझ में आएगा ही नहीं, क्वेश्चन मिस कर गया है वहां, है ना। जो तेज में बैठा व्यक्ति है वो किसको पार कर रहा है? तेज व्यक्ति नहीं, तेज गाड़ी जो है वो धीमी में बैठे हुए एक व्यक्ति को पार कर रहा है। ऐसा होना चाहिए। इसको पूरा पानी से भरे तो कितना पानी आएगा? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है ना कि आयतन कुल तो दिख ही गया कि घन का आयतन होगा 1 मीटर क्यूब। इसका वैल्यू कितना होता है? तो 1000 लीटर के बराबर होता है। ये पता होना चाहिए बस। इकाई का कंसेप्ट है कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर क्यूब। 98 दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दुगुना है। यदि अंकों की अदला बदली कर दें तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। मतलब पलटने के बाद संख्या बड़ी हो जाती है, यानी हमारा इकाई अंक बड़ा होगा। और अंतर कितने का है? दुगुना है। तो दुगुना तो ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। लेकिन जो दूसरा कंडीशन है कि अंतर 27 का होना चाहिए, तो वो क्या बताता है कि अगर मेरा संख्या XY हो तो अगर बदलने के बाद संख्या बड़ी हो जाती है इसका मतलब इकाई अंक बड़ा होगा। तो y माइनस एक्स बराबर निकलेगा आपका 27/9 यानी कितना आ जाएगा? 3। ये क्या बता रहा है कि इकाई अंक और दहाई अंक में अंतर कितना होना चाहिए? 3 का होना। तो कौन है ये? 36। आप तो बना के भी देख लेंगे कि 6 किसका दुगुना है? इकाई अंक दहाई अंक का दुगुना है। तो यही दिख रहा है, तो सब में दिख रहा है। यहां तक पलटने के बाद कितना बन जाएगा? 63। तो 63 जो है वो किससे? 36 से कितना ज्यादा है? 27 ज्यादा है। वही पूछ रहा है सवाल में। कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है कि दो अंकों की संख्या को जब पलटते हैं तो उसका अंतर हमेशा किसका? 9 का गुणज होता है। इसलिए 9 से भाग देंगे तो अंतर मिल जाएगा। इसमें y+2 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा? तो किसका यूज करिएगा? शेषफल प्रमेय का। ये y का है अलग का एक बहुपद, तो क्या पुट कर देंगे? y बराबर -2 इसमें पुट कर दीजिए। तो 4 इंटू ये, इसको पहले 0 से इक्वेट किया जाता है ना। तो y का मान कितना आता है? -2 आता है, और वो वाला वैल्यू फिर इसमें पुट करते हैं हम लोग। ऐसे अभी जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इसको अगर आप P ऑफ y कह देते हो तो हमको क्या निकालना पड़ता है? P ऑफ -2। तो -8 चौका 32, 4 तिये 12, कितना आ रहा है? 32 12 हो गया। ये तो बन जाएगा। अब इसमें हम डील नहीं करेंगे, ठीक है। आज का कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करेंगे अब।